हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका समाजीकरण। ये जो टॉपिक है समाजीकरण, वैसे तो ये चैप्टर 3 है आपका। जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो है चैप्टर 3 है समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर सीटेट एग्ज़ाम में, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकेंड हो, इन दोनों पेपर में यानी चाहे आपका जो है पेपर प्राइमरी लेवल के लिए हो या फिर जूनियर लेवल के लिए हो, दोनों पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन यानी समाजीकरण सोशलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों पेपरों के लिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों पेपरों के लिए, ये आपका जो समाजीकरण की जो है चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर सीटेट के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को ध्यान से देखना है ताकि सारी चीज़ें सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको आने वाले एग्ज़ाम जो कि आपका 7 जुलाई को होने वाला है सीटेट का एग्ज़ाम, उसके लिए हेल्प मिल सके। ठीक है, ये जो सीडीपी की क्लास है ये ना सिर्फ आपके फर्स्ट पेपर के लिए है बल्कि सेकंड पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों पेपर में आपका सीडीपी पूछा जाता है और सेम सब्जेक्ट सेम चैप्टर आपको जो है देखने को मिलेगा दोनों पेपर में। ठीक है, तो दोनों पेपरों की तैयारी के लिए ये जो क्लासेस हम ले रहे हैं सीडीपी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको इसकी बिल्कुल भी मत किया करिए। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ क्या है। जो समाजीकरण एक टॉपिक है अपने आप में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो समाजीकरण है आखिर इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आप अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या अर्थ होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि हमेशा सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना या पालन करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि समाजीकरण का मतलब ये होता है कि जो है जो बच्चे हों वो हमेशा जो है सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें तो वही समाजीकरण होता है, तो ये गलत होगा। अपने स्वयं के सामाजिक मानदंड बनाना ये भी गलत होता है। अपने आप को एक जो है एकदम स्थापित कर लेना यानी अपने आप को एकदम लिमिट में रख लेना कि नहीं आपको समाज में रहना है तो आपको यही काम करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना, तो ये भी गलत है। यानी किसी भी मानदंड में अपने आप को जो है ढालना नहीं है, तो ये भी गलत होगा। तीसरा, समाज में बड़ों का सम्मान। समाज में बड़ों का सम्मान करना जरूरी है लेकिन ये समाजीकरण का अर्थ नहीं होता है, तो ये गलत होगा। फोर्थ है कि सामाजिक वातावरण के अनुकूल होना और समायोजन करना। बिल्कुल सही। एक बच्चा जो होता है या फिर जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को सामाजिक वातावरण के अनुकूल उनको ढाल लें, या फिर अपने जो बच्चा होता है या कोई भी व्यक्ति होता है या बालक होता है वो जो है अपने आप को सामाजिक वातावरण के अनुकूल जो है ढालता है और समायोजन करता है, तो वो क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, तो समाजीकरण का जो अर्थ होता है यही होता है कि सामाजिक वातावरण के अनुकूल होना यानी अपने आप को ढालना, या फिर जो है किसी भी बच्चे को सामाजिक वातावरण के अनुकूल ढालना और समायोजन करना क्या कहलाता है, समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन का अर्थ होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, यानी एक प्रक्रिया के तहत एक जो है लड़की है, बच्ची है, वो अपने माता पिता यानी अपने पेरेंट्स के जो है समकक्षी जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके साथ क्या करती है, अंतःक्रिया करके कौशल या सामाजिक कौशल के विचार और मूल्य सीखते हैं। यानी समाज में होने वाले जो भी नियम हैं या विचार हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं उनको सीखती है। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। क्या ये पाठ है, समाजीकरण है, अधिसंज्ञान है, या फिर है एकाकीकरण। तो कोई भी बच्ची हो या कोई भी लड़का हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपने माता पिता के साथ या फिर जो अन्य सदस्य होते हैं परिवार में या समाज में उनके साथ मिल के बैठ के जो भी चीज़ें सीखते हैं समाज से संबंधित, जो समाज से संबंधित जो कौशल होते हैं सीखता है, तो वो क्या कहलाता है, वो समाजीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, वही होता है आपका सोशलाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन डैश जो कि समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं भी महत्वपूर्ण निभाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या करना है, जो खाली स्थान उसको फिल करना है। यहाँ पे भी एक खाली स्थान, ठीक है, नहीं जगह जो है आपका खाली है तो यहाँ भी फिल करना है। तो मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक। अब सबसे पहले ये बताना है कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान या फिर समाजीकरण का जो प्राथमिक कारक होता है वो कौन होता है, तो वो कौन होता है, वो परिवार होता है। आप सभी को पता होगा समाजीकरण का जो सबसे पहला कारक होता है वो परिवार होता है। उसके बाद जो द्वितीय होता है वो जो है आपके दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, और तृतीय जो होता है वो क्या होता है, एक मीडिया होता है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन बताना है। पहला है परिवार, यानी कि जो बाल्यावस्था के दौरान जो समाजीकरण का प्राथमिक कारक क्या वो परिवार है, तो हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन जो कि समाजीकरण का द्वितीय कारक है, यहाँ पे डैश तो साथी जो हो यानी जो दोस्त है, मित्र है, वो समाजीकरण का द्वितीय कारक है, तो ये आप साथी भी सही है। ठीक है, फिर मीडिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यहाँ पे मीडिया हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवार जो होता है तो समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, जो मित्र होते हैं, जो साथी होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं, और साथ में जो मीडिया होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाजीकरण के दौरान। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए। तो इसका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक बच्चे के लिए समाजीकरण का पहला स्रोत है? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो समाजीकरण का पहला जो कारक होता है वो कौन होता है, परिवार होता है। ठीक है, तो इसमें से बताना कि बच्चे के समाजीकरण का जो पहला स्रोत है वो कौन सा होता है। क्या परिवार होता है, विद्यालय होता है, स्कूल होता है, या फिर घर होता है? तो बच्चे के समाजीकरण का जो पहला स्रोत होता है, जो पहला पायदान कह सकते हैं, वो कौन होता है, परिवार होता है। कोई भी बच्चा है जब वो जन्म लेता है तो जो भी चीज़ें सीखता है सबसे पहले वो अपने परिवार के पेरेंट्स से भी सीखता है, यानी जो परिवार के जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो अन्य सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा समाजीकरण के जो नियम होते हैं, समाज से संबंधित जो भी कौशल होते हैं वो सीखता है। वही क्या कहलाता है, समाजीकरण का पहला स्रोत कहलाता है। तो एक बच्चे के लिए जो समाजीकरण का पहला स्रोत माना जाता है वो उसका परिवार ही माना जाता है। उसके बाद विद्यालय, स्कूल या अन्य चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? जो बच्चे हैं वो समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? क्या वो समाजीकरण और उत्संस्करण है, या फिर समावेशन व समायोजन है, अनुकूलन है व समायोजन है, या फिर अनुकूलन एवं उत्संस्करण है? तो जो बच्चे होते हैं सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बच्चे कोई भी चीज़ सीखते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती, सबसे पहले वो होती समाजीकरण। तो पहला ही ऑप्शन समाजीकरण है। उसके बाद उत्संस्करण, इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे समाज में अपनी भूमिका को जिन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं वो आपका समाजीकरण और उत्संस्करण है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए है दिया हुआ। अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, तो इनको भी ध्यान से आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, पहला है अभिकथन कि कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे मासिक धर्म जो एक आता है बच्चियों में, उसको जो है उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि बहुत सारे ऐसे संस्कृति होते, बहुत सारे ऐसे धर्म, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे इसको गुप्त रखा जाता है। तो अभिकथन तो सही है। दूसरा तर्क दिया है कि बच्चों के लिए बचपन के अनुभव जो होते हैं उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होते हैं। तो बिल्कुल सही है, जो बच्चे होते हैं उनके जो अनुभव होते हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में के आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसका पहला और दूसरा यानी अभिकथन भी सही है और आपका तर्क भी सही है। और ये जो आर तर्क है ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक के अंतर्गत आपका जो है
इसमें भी बात की गई है और साथ में जो तर्क है इसमें भी सेम उसी मुद्दे पे बात करी गई है। ठीक है, तो कथन जो सही है वो कौन सा होगा? पहला है कि ए और आर दोनों सही हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक कक्षा में पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे अच्छा विषय कौन सा हो सकता है? प्राथमिक कक्षा में यानी कि अगर क्लास 1 से लेके आपको पढ़ाई शुरू करनी है 5 तक की, 1 से 5 तक का जो है क्लासेस होते हैं वो आपका प्राथमिक लेवल में आता है। तो अगर बच्चा प्राथमिक स्तर यानी 1 से पढ़ना शुरू करता है, ठीक है, यानी कोई भी बच्चा है वो पढ़ाई 1 से शुरू करता है, तो सबसे पहले उसमें उसको पढ़ने के लिए कौन सा विषय उपयुक्त होगा, अच्छा होगा? क्या वो मेरा परिवार होगा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त होगा, मेरा पड़ोस होगा, या फिर मेरा स्कूल होगा? तो हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, अगर वो जन्म लेता है तो जन्म के बाद सबसे पहले जो जिन लोगों से मिलता है वो अपने परिवार के ही सदस्यों से मिलता है, अपने पेरेंट्स से ही मिलता है। तो अगर किसी भी बच्चे की पढ़ाई शुरू करनी है तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा वो मेरा परिवार। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने परिवार के बारे में समझता है, उसके परिवार में उसके पेरेंट्स होंगे, उसके माँ होंगे, उसके पिता होंगे, उसकी बहन होगी, उसकी जो है भाई होंगे, तो उनके बारे में वो सबसे पहले समझता है कि उनका परिवार क्या होता है, उनके परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं, उनके बारे में वो सबसे पहले समझता है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं से मिलता है। तो यही सबसे अच्छा सब्जेक्ट होगा मेरा परिवार, ताकि वो चीज़ों को समझ सके, क्योंकि ये इस चीज़ से गुजर चुका है, यानी उसने अपने परिवार को देखा है, परिवार में रहा भी है स्कूल जाने से पहले, तो परिवार को सबसे पहले वो समझता है, उसके बाद उसके दोस्त या पड़ोस या फिर स्कूल होता है। ठीक है, तो प्राथमिक कक्षा में पढ़ाई शुरू करने के लिए जो सबसे अच्छा विषय माना जाता है या सबसे अच्छा विषय हो सकता है वो कौन हो सकता है? मेरा परिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें युवा जो पीढ़ी है, ठीक है, यहाँ पे पीढ़ी, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा को अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, क्या कहलाती है? ठीक है, कोई ऐसी पीढ़ी है यानी कोई ऐसी अवस्था के जो बच्चे हैं वो रोजमर्रा की जो भी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनको अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो सृजनता कहलाती है, संवर्धन कहलाती है, सामाजिकरण कहलाती है, या फिर स्थगित अनुकरण कहलाती है? तो कोई भी पीढ़ी के बच्चे हों, चाहे बाल्यावस्था के हों, चाहे वो किशोरावस्था के हों, चाहे प्रौढ़ावस्था के हैं, अगर वो आपस में मिलजुल कर आपस में बातचीत करके सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन दिया है कि किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार व मूल्य भी उनसे प्रभावित होते हैं। तो बिल्कुल सही है, जो किशोर होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, 18 साल या 18 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उन पे फिल्मों और विज्ञापनों का बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। उनके व्यवहार व मूल्य भी उनसे प्रभावित होते हैं, जैसे वो जो भी चीज़ें वो देखते हैं उनसे वो प्रभावित होते हैं, वैसे ही अपने आप को चेंज भी कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही है, आप देखते होंगे जो 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं या उनसे ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनकी जो है जो इंटरेस्ट होता है वो फिल्मों में ज़्यादा होता है, जो भी नए नए विज्ञापन आते हैं। ठीक है, कोई नई क्रीम लॉन्च हो गई है तो उनको चाहिए ही चाहिए, वो कितनी भी कीमत की हो वो नहीं मैटर करती, उनको चाहिए मतलब। तो इनका जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो अपने जीवन में उनको जो है अप्लाई भी करते हैं। तो अभिकथन तो सही है। दूसरा जो तर्क दिया है वो क्या दिया है कि मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था भी है। बिल्कुल सही, मीडिया जो है वो किशोरों के समाजीकरण के लिए एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था भी होती है, तो ये तर्क भी सही है। और ये जो तर्क है ये एक ही यानी कि अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो जो कथन सही है इसमें पहला ही सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, एक ही आर सही व्याख्या करता है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में रहने के जो तौर तरीके होते हैं कि समाज में जो रहने वाले छोटे बच्चे होते हैं उनसे कैसे बात करना है, बड़े जो लोग होते हैं उनसे कैसे बात करना है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको समाज में रहते हुए ध्यान देने होती है, ये सब चीज़ें बच्चे कौन से तरीके से सीखते हैं?
जिस तरीके से सीखते हैं वो तरीका क्या कहलाता है? क्या वो समायोजन कहलाता है, अभिसंज्ञान कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है, या फिर पृथक्करण कहलाता है? तो जो बच्चे समाज में रहने के जो तौर तरीके सीखते हैं, जो प्रक्रिया होता है वो कौन सा होता है? वो समाजीकरण होता है। ठीक है, समाजीकरण जो प्रक्रिया होता है उसके तहत बच्चे वो सारे तौर तरीके सीखते हैं जो समाज में जो है रहने के लिए सीखे जाते हैं, या वो कौशल होने चाहिए, ताकि लोग ये ना कहें कि हाँ ये बच्चा जो है इस तरीके की हरकत करता है, कोई गलत चीज़ें जो है मैसेज या कोई गलत मैसेज जो है अपने समाज में छोड़ता है, तो वो तौर तरीके जो सीखने के जो प्रक्रियाएं होती हैं वो समाजीकरण कहलाती हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? जो ये प्रक्रियाएं होती है जिसके तहत बच्चे नए नए कौशल सीखते हैं समाज में रहने के लिए, ये कैसी प्रक्रिया है? ये रैखिक और निश्चित प्रक्रिया है, सरल और एक आयामी प्रक्रिया है, या फिर जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, या फिर अनम्य व सार्वभौमिक प्रक्रिया है? तो समाजीकरण जो प्रक्रिया है वो रैखिक यानी एक रेखा में तो चलती नहीं है, और निश्चित प्रक्रिया भी नहीं है कि जो नियम एक व्यक्ति फॉलो कर रहा है आपको भी करना है, चाहे समझ में आए ना आए वो फॉलो ही करना है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सरल और एक आयामी प्रक्रिया भी नहीं है, कोई भी चीज़ें जो है समझना, किसी भी कौशल को सीखना सरल भी नहीं होता है, तो ये भी गलत होगा। बल्कि जो समाजीकरण है वो एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, एक से अधिक आयाम है इस प्रक्रिया को सीखने के लिए, और ये प्रक्रिया जो है समाजीकरण ये एक क्या है? जटिल प्रक्रिया है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं। शैशवावस्था में समाजीकरण की जो संस्थाएं हैं वो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो समाजीकरण की संस्थाएं हैं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे डैश होगा। ठीक है, तो शैशवावस्था में समाजीकरण की जो संस्थाएं हैं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं। किस रूप में महत्वपूर्ण है? जबकि प्रारंभिक, यहाँ पे डैश होगा, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो वो कौन कौन से माध्यम हैं? पहला है तृतीयक और माध्यमिक, दूसरा है प्राथमिक और माध्यमिक, तीसरा है माध्यमिक और प्राथमिक, और चौथा है माध्यमिक और तृतीयक। तो जो शैशवावस्था है उसमें समाजीकरण की जो संस्थाएं प्रमुख रूप से क्या होती हैं? प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जो संस्थाएं होती हैं प्राथमिक रूप से क्या होती? महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं? माध्यमिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 12 क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 1 नंबर को आपको प्राइमरी लेवल में देखने को मिलेगा, और 1 नंबर आपको जो है सेकेंड पेपर यानी कि जूनियर लेवल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर 1 से 2 बार अगर इस टॉपिक को रिवीजन कर लेते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करा रहे हैं उनको आप करते हैं, उनको देखते हुए जाते हैं, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में आपके जो भी समाजीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको जो भी क्लासेस हम ले रहे हैं, चाहे वो समाजीकरण से रिलेटेड हो, चाहे अन्य जो टॉपिक है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको सीडीपी मजबूत करना है, अगर आपको सीडीपी में 30 में 30 लाना है, तो आपको सारी क्लासेस लेनी होगी, तभी आपका सीडीपी अच्छे नंबर से निकलेगा, चाहे वो आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर आपका पेपर सेकेंड हो। क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक सब्जेक्ट है सीडीपी यानी कि बाल विकास, ये दोनों पेपर्स में पूछा जाता है, फर्स्ट में भी यानी प्राइमरी लेवल में भी और जूनियर लेवल में भी। तो दोनों पेपर की तैयारी करने के लिए आपको सीडीपी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, इसको बस समझते जाना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझने वाले होते हैं, आपको रटने वाले क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे कि जो पिछले बार आपका पूछा गया एज इट इज़ आपको इस बार भी देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं सेम टॉपिक से पूछे जाते हैं, सिलेबस से ही पूछा जाता है, बाहर से नहीं पूछा जाता, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एज इट इज़ देखने को नहीं मिलेंगे।
क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को जो आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।